उस समय विधायकी का चुनाव जीता था जब कांग्रेस की सरकार थी और वह भाजपा के नेता हुआ करते थे। लेकिन एक समय की बात है जब उन्हें हार का मुंह भी देखना पड़ा और उसके बाद उन्होंने फिर से संकल्प लिया और फिर से टिकट की दावेदारी की, टिकट भी मिली और जिसके बाद उन्होंने सन 1998 में चुनाव जीता। वो हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। 1200 वोटों से चुनाव हरा दिया गया जीते हुए। लेकिन छतरपुर महाराज की रियासत के कुंवर चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी से। उस समय कांग्रेस से पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह जी भी लड़े। सारे लोग चुनाव लड़े, लेकिन उनका जो प्रभाव राज परिवार का होता है, तो एक तरफा जिस तरीके से चुनाव हुआ, ये जनता पार्टी भी लंबे समय तक नहीं चली। मात्र 27 महीने की सरकार चली। उस पूज्य पिता हमारे संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी होने के नाते उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी होने के बाद वो 21 महीने जेल के अंदर रहे। छात्र जीवन में भी मैं लॉ कॉलेज में लॉ किया था, छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ, विश्वविद्यालय का सह सचिव रहा हूँ छात्र संघ में। माननीय शिवराज सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, सभी लोग हमारे युवा मोर्चा के पुराने साथी हैं। इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B, नौगांव रोड, छतरपुर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बरदान एक्सप्रेस पर। मैं हूं लोकेश चौरसिया। बरदान एक्सप्रेस की खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ रूबरू होंगे एक ऐसी शख्सियत जो छतरपुर की पहचान में एक अहम भूमिका निभाते हैं। उनकी पहचान भी काफ़ी बड़ी है और बैकग्राउंड की अगर बात करें तो उन्होंने उस समय विधायकी का चुनाव जीता था जब कांग्रेस की सरकार थी और वह भाजपा के नेता हुआ करते थे। लेकिन एक समय की बात है जब उन्हें हार का मुंह भी देखना पड़ा और उसके बाद उन्होंने फिर से संकल्प लिया और फिर से टिकट की दावेदारी की, टिकट भी मिली और जिसके बाद उन्होंने सन 1998 में चुनाव जीता। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा से उन्होंने टिकट मांगकर चुनाव जीता था और विधानसभा में पहुंचे थे। ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं और उनके बैकग्राउंड के बारे में और भी हम आपको बता दें कि युवा मोर्चा के पद में भी उन्होंने काफ़ी जिम्मेदारी निभाई है। जिला अध्यक्ष, महामंत्री से लेकर तमाम वह पदों पर वह आसीन रहे हैं। ऐसी शख्सियत हैं उमेश शुक्ला जी जो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनका जो राजनीतिक बैकग्राउंड है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, शिक्षा क्या थी और आज जो जिस पड़ाव पर वो हैं उसके लेकर किस तरीके का शहर की और विधानसभा क्षेत्र की लोगों का सहयोग रहता है। उमेश जी, स्वागत है आपका बरदान एक्सप्रेस में। नमस्कार भाई। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपकी राजनीति की शुरुआत कब हुई थी और उस समय किसकी सरकार हुआ करती थी, कैसे आपने राजनीति में कदम रखा? सबसे पहले तो राजनीतिक क्षेत्र की बात जब हम करते हैं तो पारिवारिक रूप से जो हमारी पृष्ठभूमि है वो संघ से जुड़ी हुई है। हमारे पूज्य पिता श्री श्रीनिवास शुक्ल महाकौशल प्रांत के संघ चालक रहे हैं और 1951 में जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी, उस समय पहला अधिवेशन कानपुर में हुआ था, फूलबाग में। उस समय हमारे पूज्य पिता जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और जनसंघ की संस्थापक सदस्य होने के नाते अनेक आंदोलनों में, चाहे वो गोवा का आंदोलन हो, चाहे वो कश्मीर का आंदोलन हो, चाहे इमरजेंसी की बात हो। इसके पश्चात 1975 में जब देश में आपातकाल की घोषणा हुई तो उस समय पूज्य पिता हमारे संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी होने के नाते उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी होने के बाद वो 21 महीने जेल के अंदर रहे। और जब 1977 में सभी दलों का विलय हो गया, जनसंघ का भी जनता पार्टी में विलय हो गया, जनता पार्टी बनी और जनता पार्टी बनने के बाद से ही लगातार, चूँकि हमारा परिवार संघ परिवार और राजनीतिक तौर पर भी संपर्क में था, तो लोगों से मिलना जुलना, लोगों का आना जाना
हमारा परिवार काफ़ी बड़ा है, शुक्राना मोहल्ला के नाम से जाना जाता है। बाज़ार में घर है हमारा, काफ़ी बड़ा परिवार होने के नाते सामाजिक क्षेत्र में भी लोगों से संपर्क में रहे हैं। इसके पश्चात विलय विलय कब हुआ, कौन से सन की बात है? जनसंघ से जनता पार्टी? इमरजेंसी जो आपातकाल लगी हुई थी, आपातकाल लगने के पश्चात जेल के बाहर आकर के जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई तो उस समय सारे दल, चाहे वो जनसंघ हो, जनता दल हो, अनेक ऐसे राजनीतिक दल थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी बनी, उसमें जनसंघ का विलय हो गया। ये 1975 के बाद जैसे ही इमरजेंसी का चुनाव हुआ था 77 में, उस समय विलय हुआ और जनता पार्टी के नाम से हो गया। ये जनता पार्टी भी लंबे समय तक नहीं चली, मात्र 27 महीने की सरकार चली। उसमें दोहरी सदस्यता की जब बात आई कि चाहे संघ की सदस्यता ली जाए चाहे पार्टी में रहें, उस समय अटल जी ने स्पष्ट कर दिया था कि मैं संघ को नहीं छोड़ सकता हूं। और फिर अलग से भारतीय जनता पार्टी को 1980 में यहाँ पर बम्बई में अधिवेशन हुआ और अधिवेशन होने के बाद स्थापना हुई। 80 से लेके लगातार ये चलता रहा। छात्र जीवन में भी मैं लॉ कॉलेज में लॉ किया था, छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ, विश्वविद्यालय का सह सचिव रहा हूँ छात्र संघ में। और राजनीतिक तौर पर जब माननीय ठाकरे जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी थे, उस समय हमारे युवा मोर्चा में नगर अध्यक्ष से हमने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। नगर अध्यक्ष रहा हूँ युवा मोर्चा का, जिले का महामंत्री भी रहा हूँ, जिले का अध्यक्ष भी रहा हूँ। इसके साथ प्रदेश कार्य समिति में सदस्य भी रहे हैं। और माननीय शिवराज सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, सभी लोग हमारे युवा मोर्चा के पुराने साथी हैं। और 1993 में पहली बार हमको टिकट मिला था। और 1993 में चूँकि छतरपुर विधानसभा में जेपी निगम, जिनको जगदम्बा प्रसाद निगम से सब कुछ जानते हैं, यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अधिकांशतः चुनाव हुआ करते थे। लेकिन उस समय हमको जब टिकट दिया गया तो परिवार के साथ में पार्टी और सब लोगों के सहयोग से उस समय भी मैं चुनाव जीत गया था। लेकिन कुछ किन्हीं कारणों से वो हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं, 1200 वोटों से चुनाव हरा दिया गया जीते हुए। और फिर मैं पुनः हमने क्षेत्र में काम किया और भगवान की कृपा से और ये मान के चलिए कि न्याय की जीत होती है, तो लगभग 14,000 से ऊपर इस क्षेत्र से चुनाव जीत किया है। उस समय कांग्रेस का दबदबा बहुत तेज हुआ करते थे। यहाँ पर जो कांग्रेस के छत्रप थे और यहाँ पर जो जिस तरीके की एक वातावरण बना हुआ था, इसके बावजूद भी 14,000 से ऊपर मतों से विजयी होकर आए। इसके बाद 1900 पहले जब आपने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा, उस समय ऐसा क्या कारण रहा कि आपको हार का मुंह देखना पड़ा और 1200 वोटों से सिर्फ हार गए थे, और दोबारा संबल कैसे मिल गया, फिर हिम्मत आई? ये पहला चुनाव था, उम्र भी कम थी, अनुभव भी कम था और क्षेत्र बहुत बड़ा था। जो छतरपुर विधानसभा क्षेत्र पूरा राजनगर, चंद्रनगर और यहाँ पर पूरा बिजावर का कुछ टुकड़ा, बहुत बड़ा क्षेत्र था। उस समय छतरपुर जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र होते थे और हमारे चुनाव लड़ने के बाद 6 विधानसभा क्षेत्र हो गया। छतरपुर अकेला छोटा क्षेत्र बच गया है। पहले चुनाव में आपकी उम्र क्या रही है विधानसभा? उस समय लगभग 36-38 साल की। हाँ। तो उस समय भी चुनाव जीती गए थे, लेकिन हो गया कुछ, सत्ता का भी फर्क होता है। वो होता तो, लेकिन भगवान ने वो दिया। 1998 में चुनाव लड़े, अच्छे वोटों से चुनाव जीते और फिर 3 में भी पार्टी ने टिकट दिया था। लेकिन छतरपुर महाराज की रियासत के कुंवर चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी से। उस समय कांग्रेस से पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह जी भी लड़े, सारे लोग चुनाव लड़े। लेकिन उनका जो प्रभाव राज परिवार का होता है, तो एक तरफा जिस तरीके से चुनाव हुआ, लेकिन उस दरमियान भी आज जो वर्तमान में छतरपुर विधानसभा क्षेत्र बचा हुआ है, छतरपुर नगर और इर्द गिर्द, उस समय भी लगभग 11,000-12,000 वोटों से
हम विजयी हुए थे, लेकिन राजनगर क्षेत्र जहाँ पर उनका प्रभाव खजुराहो तरफ है, उनका प्रभाव था और वहाँ पर उन्होंने हमको भी परास्त किया, शंकर प्रताप सिंह जी को भी किया। इसके बाद से पार्टी ने जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया, 2004 से लेकर 8 तक 2 बार लगातार जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। और फिर पार्टी ने बुंदेलखंड प्राधिकरण का चेयरमैन बनाया, तो 2-2.5 साल करीब वो भी रहे हैं। और आज वर्तमान में प्रदेश कार्यसमिति का सदस्य हूँ और इन 20 सालों में लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले का संगठन की दृष्टि से प्रभारी के रूप में काम करते रहे। और निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी, चाहे वो शहडोल हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे सतना हो, चाहे पन्ना हो, चाहे टीकमगढ़ हो, सारे ज़िलों में निर्वाचन का भी काम पार्टी की तरफ से देखते रहे। आजकल वर्तमान में पन्ना जिला का प्रभारी होने के नाते संगठन की दृष्टि से काम देखते हैं। कहीं ना कहीं पार्टी कहीं ना कहीं दायित्व दे करके हमारी जहाँ भी उपयुक्ता है उसका काम देती है। उसके लिए पार्टी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। जिस तरीके से आपने उस उम्र में, जो युवा एक पीढ़ी होती है, उस समय आपने चुनाव लड़ा, जीता भी है विधानसभा का, उसके बाद आपको भाजपा से कई जिम्मेदारियां मिली, अच्छे अच्छे पदों पे आप रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अन्य जिलों के भी प्रभारी बनाए गए चुनाव के समय, और बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण में भी जिम्मेदारी मिली है, तमाम चीज़ें रहीं। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप, चूँकि आपकी एक जिम्मेदारी के अनुसार अगर माने तो टिकट भी आपको फिर से विधानसभा छतरपुर की मिलनी चाहिए, क्योंकि जब आप विधायक बने थे तब बड़ा क्षेत्र था और सीमांकन होने के बाद वो क्षेत्र छोटा भी हो गया, वोटर कम हो गए, जनसंख्या कम हो गई, तो ऐसे में दोबारा टिकट नहीं मिली और जो नई युवा पीढ़ी है उनको मौका दिया गया। तो क्या लगता है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा 2023 का, इस बार आपको कुछ उम्मीद नज़र आती है? आला कमान से कोई निर्देश या कुछ ऐसा हिंट लगा कि इस बार आपको उम्मीद है कि आपका नंबर आ सकता है? उम्मीद तो हर कार्यकर्ता को करना चाहिए, उम्मीद अपन भी करते हैं। और जहाँ तक चुनाव की बात है, संपर्क की बात है, लगातार अपना समाज में सेवा करना, पार्टी के प्रति समर्पित होकर काम करना। आज भी वर्तमान समय में छतरपुर विधानसभा के प्रत्येक वार्डों में, प्रत्येक ग्रामों में अपने कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता सबसे बराबर संपर्क रहता है। अगर पार्टी हमको टिकट देती है तो निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ता और जनता के आशीर्वाद से इस बार भारी मतों से जीतेंगे। क्योंकि पिछला चुनाव भी जो जितना अंतर रहा है, उस चुनाव में भी हारने के बाद भी हम 11,000 से छतरपुर विधानसभा में जीते थे। और चूंकि वो जो क्षेत्र हमने बताया वो निकल चुका है, दूसरे क्षेत्र में चला गया है, इसलिए अगर पार्टी देती है तो निश्चित रूप से आज की जो परिस्थिति बनी हुई है, आज जो परिस्थिति है, तो परिवर्तन तो होता रहता है, कोई ऐसा आवश्यक नहीं है। और पार्टी का कहाँ किसको देना है, किसको नहीं देना है, कहाँ कौन सी ये होता है, इसलिए जो भी पार्टी निर्णय करेगी उसको सुधार करते हुए जहाँ पर भी उपयोग करना चाहिए तो करेंगे। और तैयारी तो सबकी रहती है, और तैयारी है, तैयारी में कोई दिक्कत ही नहीं। लंबे समय तक, हालांकि ये आपसे रिलेटिव सवाल नहीं है लेकिन पार्टी से रिलेटिव है इसलिए हम पूछ रहे हैं, लंबे समय तक भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में रही, पिछले चुनाव में ऐसा क्या हो गया कि पूरे क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र और छतरपुर की खासकर हम बात करें, कि यहाँ से भाजपा को कम सीटें मिली थी, कम विधायक बन के निकले, कांग्रेस का दबदबा ज़्यादा दिखा है। तो इसको आप क्या देखते हैं, क्यों ऐसा हुआ कि कम विधायक बनकर भाजपा के पहुँच पाए? कुछ टिकट का बंटवारा या क्या है? थोड़ा सा आपका एक नज़रिया, क्योंकि आपको प्रभारी भी बनाया गया था एक क्षेत्र का, अनुभव भी बोलता है। क्या है, तो कोई भी राजनीतिक दल हो, स्वाभाविक रूप से टिकट का चयन का काम बहुत बड़ा काम होता है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लोकसभा चुनाव जो होता है वो पार्टी पे आधारित ज़्यादा रहता है। विधानसभा का चुनाव पार्टी प्लस व्यक्ति, और छोटे चुनाव जो नगर पालिका के वो व्यक्तिगत और पार्टी के भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है पार्टी की, जिसके ऊपर पार्टी चिंतन मनन करती है कि किस कारण से हम चुनाव हारे हैं, कौन कौन से कारण हैं, उन कारणों को फिर से ना दोहराया जाए। जहां आवश्यकता पड़ती है तो परिवर्तन भी करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के कारण चुनाव हारा जा रहा है,
उसमें परिवर्तन भी करना उनका काम है। कोई ऐसा भी नहीं है, चाहे जो सिटिंग भी हो या जो हारे हुए लोग हों, ये पार्टी अपनी उपयोगिता और पार्टी का जो सर्वे होता है, पार्टी भी सर्वे कराती है और अनेक प्रकार से सर्वे होते हैं। उन सर्वेों के माध्यम से और पार्टी के और भी हमारे अनुषांगिक संगठन हैं, उनके द्वारा कहाँ कौन सा कार्यकर्ता ठीक है। और जब इतनी बड़ी पार्टी रहती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अगर कोई गलती हो जाती है तो पार्टी सुधारने का प्रयास करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि वर्तमान समय में चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, पूरी तरीके से सजग है और पूरी तरीके से हर तरीके से पूरा सर्वे कराने के पश्चात ही जो प्रत्याशी उचित होगा, इस क्षेत्र के लिए जीतने की स्थिति में होगा, उसको प्रत्याशी बनाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी पुनः यहाँ से पिछली जो गलतियाँ हुई उसको सुधार करके 6 विधानसभा क्षेत्र जीतेंगे। पिछली बार जिस तरीके से बीजेपी से गलती हुई, या ये कहें कि टिकट के जो बंटवारे को लेकर त्रुटियां हुई, उसमें सुधार को लेकर इस बार कोई बैठक या कोई ऐसी प्लानिंग की है कि इस बार सुधार हो जाए और फिर से भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बन जाए? क्योंकि अभी जो 15 महीने की कमलनाथ की सरकार थी, उसमें आरोप यही लग रहे थे कि यहाँ पे पैसे देकर विधायकों को खरीद लिया और फिर से चुनाव लड़कर सरकार बना ली, और हकीकत में जो जन बताते हैं कांग्रेस नेता कि वो कांग्रेस की ही सरकार थी। अभी तो देखो क्या होता है, ये तो सब चलता रहता है, कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन जो हम पहले भी कह चुके हैं कि उसके कई कारण हो सकते हैं। प्रत्याशी भी हो सकता है, जाति का भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, और सामने दूसरा दल जो चुनाव लड़ रहा है वो कौन लड़ रहा है, उसके खिलाफ किसको लड़ाना चाहिए, पार्टी सब तय करके। कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला प्रत्याशी कौन है उस हिसाब से भी पार्टी तय करती है उसके खिलाफ कौन व्यक्ति उचित रहेगा, कौन उचित नहीं है, और जो निर्णय करती है। और ये बात निश्चित है, इस बार जो टिकट का चयन हर बार होता है, लेकिन इस बार विशेष तौर पर के हमारा केंद्रीय नेतृत्व सजग है। पूरी तरीके से सर्वे के आधार पर जो कार्यकर्ता उचित होगा, जो कार्यकर्ता जीतने की स्थिति में होगा, उसको टिकट देने का काम करेगी। एक चर्चा ये भी है कि इस बार के चुनाव में जैसे कि कांग्रेस का तो फिक्स है कि आलोक चतुर्वेदी परिजन को टिकट मिलना है, तो यहाँ पे वोट बैंक चूंकि ब्राह्मण का ज़्यादा है, बाहुल्य क्षेत्र भी है, तो ऐसे में भाजपा भी किसी ब्राह्मण को टिकट दे सकती है? इस तरीके की कुछ चर्चाएं हैं क्या अंदरूनी? ये तो पार्टी का सोच रहा है। स्वाभाविक रूप से पार्टी ये देखती है कि कहाँ पे किसका बाहुल्य है, किसको लड़ाने से फ़ायदा होगा, किसको लड़ाने से नुकसान होगा। ये सारी चीज़ों का सर्वे करने के बाद ही तय करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सारी विषयों पे चर्चा ऊपर होती है और वो होने के बाद ही निर्णय होगा। जो भी निर्णय होगा सही निर्णय होगा, इसमें कहीं कोई जातिगत समीकरण जिस तरीके से विधानसभा छतरपुर में बन रहे हैं, तो ऐसा कुछ है क्या कि जातिगत आधार कोई आंकड़ा तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जैसा लोग बताते हैं बाहुल्यता इसकी है उसकी, वो सब जगह रहते हैं, कहीं कोई होता है। और हम ये नहीं मानते हैं कि कोई एक जात से कोई चुनाव जीत सकता है। हम जिस जाति के हैं तो हम उस जाति के दम पे चुनाव जीत जाएंगे। सारे जाति के लोग जब सपोर्ट करते हैं, जब जा कर के जनप्रतिनिधि बन पाते हैं, चुनाव जीत पाते हैं। कोई अपनी जाति या समाज के आधार पर चुनाव नहीं जीत सकता है। उसके लिए सबको सहयोग चाहिए, सबका सहयोग होगा तभी जाके चुनाव संभव है। चर्चाएं ये भी हैं कि इस बार के चुनाव में आपको टिकट मिल सकती है भाजपा से, तो आपकी क्या तैयारियां हैं? फील्ड में जाना, जनसंपर्क करना, कुछ ऐसा है क्या? हमारा तो हम तो बता रहे कि जब से राजनीति में आए हैं, आज 30 साल हो गए हैं। 30 साल में शुद्ध रूप से सामाजिक सेवा के रूप में हम राजनीति में काम कर रहे हैं। चाहे वो संगठन नहीं संगठन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो क्षेत्र है बहुत छोटा सा क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र अधिक है, और सभी से व्यक्तिगत रूप से संपर्क है, कार्यकर्ताओं से भी है, समाज में भी है। उसकी कोई तैयारी की बिल्कुल पूरी तैयारी हमेशा रहती है तैयारी में कोई दिक्कत ही नहीं, तैयारी कोई दिक्कत नहीं। विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण भी हम सुन रहे हैं कि आपका शुरू हो चुका है, जाना डोर टू डोर, लोगों से मिलना तो होता है। और इसके बाद हमारी पार्टी के संगठन की दृष्टि से, कार्यकर्ताओं की दृष्टि से टिकट किसी को भी मिले, पार्टी बराबर सब लोग काम करते हैं। व्यक्तिगत सबके अलग संबंध भी होते हैं, व्यवहार होते हैं, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, संगठन है जिसके आधार पर आज भी चुनाव लड़ता है, वो सब रहते हैं। लेकिन सहयोगी भी सभी समाज के लोग हैं। आज भी हमारे सभी समाज के लोगों से
अपने समाज से भी अच्छे संबंध है, तो ये कोई आवश्यक नहीं है। और जब हम सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, किसी जाति को लेकर के या किसी समुदाय को लेकर के हम राजनीति करेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। सारे समाज को साथ में लेकर के काम करना पड़ता है। सारे समाज को लेकर के साथ में काम करेंगे तो सफलता ऊपर वाला देता है। हम तो ये मानते हैं कि हमने जो काम किया है वो ऊपर वाले देखते हैं और संगठन के जो हमारे मुखिया हैं वो देख रहे हैं, करेंगे, जी हाँ, फल मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ उमेश शुक्ला जी, जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से उन्होंने भाजपा में एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया और बड़ी जिम्मेदारी को निभाते हुए आज कई जिलों के प्रभारी भी रह चुके हैं और अब फिर 2023 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी को लेकर उनकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब ये उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं कि आखिरकार उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना है या और कोई जिम्मेदारी निभाना है, लेकिन तैयारियां पूरी हैं। जो भी जिम्मेदारी संगठन और पार्टी देगी उस स्तर पर वह काम करेंगे। फिलहाल वरदान एक्सप्रेस में कैमरामैन राहुल माली के साथ मैं लोकेश चौरसिया।